Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the very prestigious The Scholars Science College, Wakent. I am your English teacher, Anwar Shaz. Students, हमारा आज का लेक्चर फेडरल बोर्ड की सेकेंड ईयर की इंग्लिश का इंट्रोडक्शन है। बेटा, इस इंट्रोडक्शन के दो पार्ट्स होंगे। पहले हिस्से में मैं आपको बुक की कंपोजिशन बताऊंगा, बुक के जितने भी कंटेंट्स हैं, बुक के जितने भी यूनिट्स हैं, उनका मुख्तसर सा तारुफ पेश करूंगा। जबकि दूसरे हिस्से में हम पेपर पैटर्न पे बात करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पे बात करेंगे। बेटा, सेकेंड ईयर की जो आपकी इंग्लिश की किताब है, सबसे पहले ज़रा बोर्ड की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसका टाइटल दिखाना चाहूँगा। बेटा, ये सबसे ऊपर हमने किताब का टाइटल पेस्ट किया है। टाइटल पेस्ट करने की रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक किताब नहीं ख़रीदी तो बेटा ये हमारी बुक का टाइटल है, आप टाइटल देखिए और किताब ख़रीद लीजिए। किताब ख़रीदना बेटा ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो हमारी किताब की प्रॉपर रीडिंग है। केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड की पब्लिश की गई ये बुक है। आपने फर्स्ट ईयर में भी केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब पढ़ी थी, तो बेटा आप जल्दी कीजिए और अपनी किताब जो है वो ख़रीद लीजिए। बेटा, अब हम अपने लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ आते हैं, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ द बुक। बेटा, आपकी किताब में 7 यूनिट्स हैं। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर की किताब में आपने 8 यूनिट्स पढ़े थे, लेकिन आपकी सेकेंड ईयर की किताब में 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स का बेटा ये मतलब नहीं है कि सेकेंड पार्ट में आपका मटेरियल जो है वो कम हो गया, ऐसा नहीं है। गो के इसमें 7 यूनिट्स हैं, लेकिन किताब का जो मटेरियल है आपके फर्स्ट ईयर के मटेरियल से ज़्यादा है, लिहाजा आपने ज़्यादा मेहनत करनी है अपने सेकेंड ईयर के पेपर में। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि आपके 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स की फर्दर डिवीजन कुछ इस तरह से है कि पहले 6 आपके जो यूनिट हैं उनमें से हर यूनिट में 3 लेसन शामिल हैं। 3 लेसन्स में पहले 2 लेसन्स प्रोज के हैं और थर्ड वन जो है वो पोएम है, यानी कि आपके ये 18 लेसन्स एंड देन द फाइनल यूनिट द 7th वन। बेटा आपके आखिरी यूनिट में 2 लेसन्स हैं। इट मीन्स इन टोटल यू हैव 20 लेसन्स दैट यू हैव टू रीड इन योर सेकेंड ईयर पेपर। तो बेटा मैं वन बाय वन मैं सारे जो आपके यूनिट्स हैं उनकी डिटेल आपको बताऊंगा। डिटेल में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? हम थीम पे बात करेंगे यूनिट के कि यूनिट का थीम क्या है, नंबर 1। नंबर 2 हम ये बात करेंगे कि उस यूनिट के अंदर जो हमारे चैप्टर शामिल किए गए हैं, जो लेसन शामिल किए गए हैं, उनका जॉनरा क्या है। जॉनरा से मुराद बेटा ये है कि उनकी सिंफ क्या है, आया कि वो स्टोरीज़ हैं, आया कि वो एसेज हैं, पोएम्स हैं, क्या हैं। तो हम उसका जॉनरा डिस्कस करेंगे। थीम मैंने बताया, सबसे पहले थीम डिस्कस करेंगे, फिर उसका जॉनरा डिस्कस करेंगे। हम टाइटल देखेंगे कि उस सबक का, उस लेसन का टाइटल क्या है। टाइटल के बाद मैं आपको राइटर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। यूँ हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर का मुख्तसर तौर पे तारफ़ जो है वो आपके सामने हो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है विजन एंड मिशन। बेटा इट इज़ थीम ऑफ द यूनिट, इट इज़ थीम ऑफ द यूनिट। ये वो थीम है जिस पे हमारा सारे का सारा ये यूनिट जो है वो बेस कर रहा है। इसी एक थीम पे हमारे तीनों के तीनों जो चैप्टर्स हैं वो बेस कर रहे हैं, विजन एंड मिशन। तो बेटा देखिए इसी थीम के मुताबिक हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? द फेयरवेल सर्मन। द फेयरवेल सर्मन, फर्स्ट लेसन ऑफ द फर्स्ट यूनिट, फेयरवेल सर्मन। बेटा इसका जॉनरा क्या है? इट इज़ अ स्पीच, इट इज़ अ स्पीच। वैसे हमारी किताब में ये रिटन फॉर्म में है और हम इसको बहुत कैजुअल अंदाज में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बट ओरिजिनली इट इज़ अ स्पीच।
The farewell sermon, it is a speech by the Prophet Muhammad, peace be upon him. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज्जतुल विदा के मौके पे जो आखिरी खुतबा था, बेटा ये चैप्टर उसके बारे में है। द फेयरवेल आपको पता है अलविदाई को कहते हैं, sermon जो है दैट मीन्स स्पीच। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। बेटा इस खुतबे की अहमियत आप लोग जानते हैं, ये पूरी नस्ल इंसानी के लिए एक मशले रहा है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। ये पूरा एक कोड ऑफ लाइफ है, पूरा एक ज़ाब्ता हयात है। तो ये खुतबा हमारे कोर्स में शामिल किया गया है। हमारे थीम से इसकी मुमासलत ये भी है कि इस खुतबे के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो मिशन था वो कंप्लीट हुआ था। बेटा कुरान पाक की कंप्लीशन जो थी वो इसी खुतबे के दौरान हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आखिरी वही जो है वो इसी खुतबे के दौरान नाज़िल हुई। तो यूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मकसद जो 23 सालों पे मुहित था वो इस खुतबे के दौरान पूरा हुआ। तो देखिए जो हमारा थीम है विजन एंड मिशन, उससे ये जो हमारा चैप्टर है मुकम्मल मुमासलत रखता है, मुताबिकत रखता है। तो बेटा हमारा पहला चैप्टर द फेयरवेल सर्मन। नाउ कम टू द सेकंड वन, इट इज़ आल्सो अ स्पीच। बेटा ये भी एक स्पीच है, इसका जॉनरा भी जो है वो एक स्पीच का जॉनरा है। टाइटल क्या है? जिन्नाज विजन ऑफ पाकिस्तान। बेटा ये टॉपिक है, टॉपिक से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये किसके बारे में है। बेटा मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये स्पीच है। ये स्पीच उन्होंने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली को मुखातब करते हुए की थी। बेटा इस तकरीर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्तकबिल के पाकिस्तान को देख रहे थे। वो ये बयान कर रहे थे कि वो मुस्तकबिल के पाकिस्तान को कैसा देखना चाह रहे हैं। तो इस तकरीर में उनका विजन बताया गया है मुस्तकबिल के हवाले से। सो लाइक फर्स्ट चैप्टर इट इज़ आल्सो अ स्पीच। और देखिए जो हमारा थीम है विजन एंड मिशन, ये उसके ऐन मुताबिक है। थर्ड वन, बेटा इसका जॉनरा एक पोएम है। इट इज़ अ पोएम बाय स्टीफन क्रेन, a poem by Stephen Crane. Again the same theme, vision and mission. बेटा ये मुख्तसर सी नज़्म बहुत खूबसूरत नज़्म है। ये नज़्म असल में घास के एक छोटे से पौधे का मुकालमा है, डायलॉग है खुदा के साथ। जब ये पौधा अपनी ज़िंदगी पूरी करने के बाद खुदा के पास पहुंचता है तो खुदा उससे सवाल करता है कि क्या उसने अपनी ज़िंदगी का मिशन पूरा किया, अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा किया, जिस मकसद के लिए उसको दुनिया में भेजा गया था, क्या उसने पूरा किया? और घास का वो पौधा खुदा को फिर जवाब देता है। तो ये जो नज़्म है, ये नज़्म एक डायलॉग है उस छोटे से पौधे का खुदा के साथ। तो बेटा ये हमारा पहला यूनिट था। यूनिट नंबर वन का जो थीम था विजन एंड मिशन। ओके, वी कम टू द सेकंड वन, यूनिट नंबर 2, होप एंड एस्पिरेशन। बेटा होप उम्मीद, एस्पिरेशन डिजायर, विश ख्वाहिश। तो इसका मतलब है हमारे इस यूनिट में जो हमारे तीनों चैप्टर्स हैं उसमें इस थीम को डिस्कस किया जाएगा, होप और एस्पिरेशन के थीम को। बेटा लाइक द फर्स्ट यूनिट, दिस यूनिट हैव the same symmetry, have the same composition. First two chapters are speeches and the third one is a poem. पहले दोनों चैप्टर्स आप हमारे पहले यूनिट की तरह स्पीचेस हैं। यूनिट नंबर 2, चैप्टर 1, I have a dream. I have a dream. It is topic of the first chapter in unit 2. बेटा ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्पीच है, वेरी फेमस स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ स्पीचेस। बेटा मार्टिन लूथर किंग एक ब्लैक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अमेरिका के स्याह फाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने अमेरिका के स्याह फाम लोगों के हकूक़ की जदोजहद के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ी। ये तकरीर उनकी उसी जंग का एक हिस्सा है। उन्होंने 1963 में ये स्पीच की थी और इस स्पीच को दुनिया की, मैंने जैसे कि आपको अभी पहले बताया, बेहतरीन तकरीरों में शुमार किया जाता है।
आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने ख्वाब बताया कि उनका ख्वाब क्या है कि आने वाले दिनों में जो ब्लैक पीपल हैं वो अमेरिका में किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे। द नेक्स्ट चैप्टर इज आल्सो अ स्पीच, आल्सो बाय अ ब्लैक मैन, आल्सो फॉर ब्लैक पीपल, फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल। बेटा नेल्सन मंडेला की ये स्पीच है। नेल्सन मंडेला बहुत मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के स्याह फाम लोगों के हकूक़ के लिए जंग लड़ी, और इस जंग लड़ने के दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेल में गुजारा। बेटा उन्होंने बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स फेस की, लेकिन इन ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के बाद आखिरकार कामयाबी ने उनके कदम चूमे, और 1994 में ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उनको उनकी मेहनत का समर मिला। ये स्पीच जो है उनकी, जिसका टाइटल है ग्लोरी एंड होप, ये उन्होंने 1994 में प्रेसिडेंट बनने के बाद ये स्पीच उन्होंने की थी। 1994 में पूरी दुनिया से डिग्निटरीज वहाँ पे आए हुए थे। उनके सामने नेल्सन मंडेला ने ये स्पीच की थी और बताया था कि वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ब्लैक पीपल जो साउथ अफ्रीका के हैं वो वाइट पीपल के साथ मिल के उनके हकूक़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। थर्ड चैप्टर, थर्ड लेसन, यूनिट नंबर 2, सेम थीम, होप एंड एस्पिरेशन। पोएम का टाइटल है बेटा आई ड्रीम अ वर्ल्ड। इट इज अ पोएम, जॉनरा ऑफ पोएम। आई ड्रीम अ वर्ल्ड। लैंगस्टन ह्यूज इज द पोएट। लैंगस्टन ह्यूज इज द पोएट। बेटा इस पोएम में लैंगस्टन ह्यूज जो हैं वो एक मिसाली दुनिया का ख्वाब देख रहे हैं, यूटोपिया का ख्वाब। वो देख रहे हैं कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों, जिसमें गम ना हो, जिसमें परेशानियां ना हो, जिसमें वरीस ना हो। तो वो यूटोपिया का ख्वाब देख रहे हैं इस पोएम में। तो बेटा हमारे जो इस चैप्टर, इस यूनिट के जो तीनों के तीनों लेसन्स थे, उनका थीम एक ही है, होप एंड एस्पिरेशन। नाउ वी मूव टू द थर्ड यूनिट, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3, duty and responsibility is the theme. फर्ज, जिम्मेदारी और फर्ज और जिम्मेदारी की अदायगी। बेटा इस यूनिट में जो हमारे जॉनरास हैं वो डिफरेंट हैं। हमारा पहला जो लेसन है दैट इज एन एसे, दैट इज एन एसे, एक मजमून है बेटा। इस सबक का टाइटल जो है दैट इज लेसन्स फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद। हमें इसके राइटर के बारे में इल्म नहीं है, इसके आगे लिखा हुआ है एनोनिमस। जब हमें किसी राइटर का नहीं पता होता तो उसके लिए हम फिर एनोनिमस का वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें इसके बारे में इल्म नहीं है कि राइटर कौन सा है। लेसन्स फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद। बेटा मैंने थीम आपको बताया कि थीम क्या है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा ग़ज़वा ओहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों के एक लश्कर को हुक्म दिया था, एडवाइस की थी कि उन्होंने पहाड़ी का एक कोना छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं होगा वो उस कोने को नहीं छोड़ेंगे और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जंग के इब्तदाई हिस्से में ही जब मुसलमानों को फतह मिलनी शुरू हुई तो वो जो तीरंदाजों का गिरोह था उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया और उन्होंने माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। दुश्मनों को मौका मिला और उन्होंने पीछे से आके अटैक किया, और वो लड़ाई जो मुसलमान तकरीबन जीत चुके थे, उस लड़ाई में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो बेटा लेसन्स फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद, ओहद की लड़ाई के असबाक हमें क्या सबक मिलता है बेटा कि जब तक हम अपना फ़र्ज़ पूरा ना कर लें हमें काम छोड़ना नहीं है। तो इस लेसन से हमें ये सबक मिलता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम। बेटा नेक्स्ट लेसन, इट इज अ स्टोरी। जॉनरा क्या है, स्टोरी, ये एक कहानी है बेटा। लिंकॉन गॉर्ज, गॉर्ज बेटा एक नैरो वैली को कहते हैं। लिंकॉन क्या है, ये उसका नाम है। ये बेटा एक चाइनीज स्टोरी है, एक चाइनीज स्टोरी है ये। टू फेंग चैन
चैंग इज अ चाइनीज राइटर। बेटा ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है, वो बच्चा जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। इस बच्चे के वालिदैन जो हैं वो मजदूर हैं और वो काम पे गए हुए हैं। उन्होंने उस बच्चे की ड्यूटी लगाई है कि उस बच्चे ने अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना है। गो कि वो बच्चा खुद बहुत थका हुआ है, वो नींद महसूस कर रहा है, लेकिन वो सो नहीं रहा, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए। तो बेटा जो हमारा थीम है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चैप्टर, ये हमारी स्टोरी उसके ऐन मुताबिक है। बहुत खूबसूरत कहानी है बेटा। लिंकन गॉर्ज। यूनिट नंबर 3, लास्ट लेसन, पोएम इफ। टाइटल क्या है? इफ। इट इज अ पोएम। बेटा रडजार्ड किपलिंग की यह पोएम एक बाप की बेटे को नसीहत है। बाप बेटे से कह रहा है कि अगर वो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है तो उसे अपने फर्ज की अदायगी करना होगी, उसे एंथुजियास्टिकली जीना होगा और उसे कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि पूरी करनी होगी। तो यूं ये नज्म भी हमारे थीम के ऐन मुताबिक है, दैट इज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी कम टू द यूनिट नंबर 4, करेज एंड डिटर्मिनेशन इज द थीम ऑफ द यूनिट। करेज, हौसला, हिम्मत, डिटर्मिनेशन, कुव्वत इरादी। तो ये बेटा थीम है हमारे इस यूनिट का। इस यूनिट के पहले 2 लेसन्स जो हैं, these are stories, short stories, and the last one again will be a poem. बेटा पहला चैप्टर, डिटर्मिनेशन, कुव्वत इरादी, डिटर्मिनेशन। बेटा ये कहानी बाप और बेटे की कहानी है। They both were engineers। दोनों ने ये प्लान किया। बेटा ये बात एक मैं बीच में बताना चाहूँ कि ये एक रियल स्टोरी है, इट इज़ एन एक्चुअल स्टोरी, एक सच्ची कहानी। बाप और बेटा जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने फैसला किया कि वो न्यूयॉर्क से करीब ही वाक़या जो एक जजीरा था वहाँ तक एक ब्रिज बनाएंगे, सस्पेंशन ब्रिज। लोगों ने जब उनका आइडिया सुना तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ समथिंग इम्पॉसिबल दे सेड। लेकिन बेटा वो डिटर्मिन्ड थे, उन्होंने काम का आगाज़ किया, लेकिन काम अभी कुछ ही हुआ था कि एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ। उस हादसे में बाप को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। लेकिन बेटा जो बेटा था उसने हिम्मत नहीं हारी, वो शदीद जख्मी हुआ, वो बेड पे पड़ गया, लेकिन उसने बेड पे होने के बावजूद अपने मिशन की तकमील की। वहीं से वो हदायत जारी करता रहा और आखिरकार ये जो मिशन था उनका, वो ब्रिज बनाने का मिशन, वो कंप्लीट हुआ। सो ये जो हमारी स्टोरी है ये डिटर्मिनेशन की उम्दा मिसाल है। नेक्स्ट वन अगेन इज अ स्टोरी, द मैन हु प्लांटेड ट्रीज, जीन गायानो की ये कहानी है। बेटा पहला जो मैंने अभी आपको चैप्टर बताया है डिटर्मिनेशन, उसके राइटर का हमें इल्म नहीं है, उसके आगे भी एनोनिमस लिखा हुआ है। लेकिन ये जो मैं अभी आपको स्टोरी बता रहा हूँ, द मैन हु प्लांटेड ट्रीज, ये जीन गायानो की स्टोरी है। बहुत खूबसूरत कहानी है, एक बूढ़े की कहानी है। एक बूढ़ा आदमी जिसने कई साल मेहनत करके, तने तनहा मेहनत करके एक वेस्टलैंड को एक घने फॉरेस्ट में तब्दील कर दिया। बेटा उसने अकेले ये काम किया, वो डिटरमिन्ड था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि अकेला आदमी ये क्या काम कर रहा है, वो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी और बहुत सालों की मेहनत के बाद उसने उस वेस्टलैंड को फॉरेस्ट में तब्दील किया। यूनिट नंबर 4, लास्ट लेसन, पोएम इट कुडंट बी डन। एडवर्ड गेस्ट की पोएम है बेटा ये। इस नज्म में बेटा शायर हमें ये बताते हैं कि जब हम कोई अजीम काम करना चाहते हैं, हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो अक्सर ऐसे होता है कि उस बड़े काम को करने में लोग हमारी मुखालफत करते हैं, वो हमें डिस्करेज करते हैं। लेकिन शायर ये कहते हैं कि जो अजीम लोग होते हैं वो अपने अजीम कामों की तकमील करके रहते हैं, चाहे उन कामों के दौरान उन्हें कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। तो हमारी ये पोएम हमारे थीम के एन मुताबिक है, करेज एंड डिटर्मिनेशन। सो 4 यूनिट्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज यूनिट नंबर 5, टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी। बेटा 2 थीम्स हैं
बल्कि 3 डिफरेंट थीम्स जो हैं हम देखेंगे कि इस हमारे यूनिट में जो है वो उनको बेस बनाया गया है, डिस्कस किए गए हैं। जॉनरा क्या है हमारे इस यूनिट में, हमारे लेसन्स का? फर्स्ट वन इज एन एसे, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। बेटा टाइटल से जाहिर है हमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, ख़ुसूसन आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत होगी, हमें इस बारे में बताया गया है। एक इसमें थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी है कि पुराने ज़माने में जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब लाइफ कैसी थी, और अब जबकि हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी मौजूद है तो अब हमारी ज़िंदगी में कैसी, और साथ में ये भी डिस्कस किया गया है कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करेगी। इस यूनिट का जो सेकंड हमारा लेसन है, अगेन इज एन ऐसे। अगेन वी आर नॉट फेमिलियर विद द राइटर, हम नहीं जानते कि इसको किसने लिखा है। पहले हमारे ऐसे के बारे में भी हमें पता नहीं है कि ये किसका लिखा गया है, एनोनिमस राइटर्स हैं इनके। हमारे दूसरे बेटा लेसन का जो थीम है दैट इज जेंडर इक्वालिटी। बेटा खुदा ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है, मर्दों ख़वातीन को बराबर पैदा किया है, उनके हकूक़ भी एक जैसे हैं। यहाँ पे इसी बात को डिस्कस किया गया है इसी चैप्टर में कि ख़वातीन के हकूक़ भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि मर्दों के हकूक़ हैं। तो हकूक़ की बराबरी की बात की गई है। इसमें इस्लाम हमारे दीन से भी मिसालें पेश की गई हैं, और ये भी बताया गया है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ख़वातीन को किस तरह के हकूक़ मिलते हैं। हमारे इस चैप्टर का टाइटल है जेंडर इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। अगर मुआशरे में जेंडर की इक्वालिटी नहीं होगी तो ये डेट्रीमेंटल होगा, बहुत नुकसानदेह होगा मुआशरे के लिए। लास्ट वन, यूनिट 5, लास्ट लेसन, इट इज अ पोएम, द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लेक। बेटा इस नज्म का थीम दोनों थीम से डिफरेंट है। इस नज्म का थीम जो है वो नेचर के बारे में है, नेचर की अहमियत बताई गई है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, और चाइल्डहुड के थीम को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हमें यह बताया गया है कि अगर हम एक बच्चे को उसके बचपन में बहुत ज़्यादा सप्रेस करेंगे तो ये सप्रेशन जो है उसकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर करेगी। सो यूनिट नंबर 5, 3 डिफरेंट थीम्स, टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्डहुड। We are moving to unit number 6. Unit number 6. Cultural heritage, past and present. ये हमारा थीम है, कल्चरल हेरिटेज, पास्ट एंड प्रेजेंट। जॉनरा क्या है बेटा? पहले दोनों हमारे जो लेसन्स हैं, पहले दोनों लेसन्स हमारे जो हैं वो एसेस हैं। These are essays. First one, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान। हर्बर्ट फेल्टमैन का ये ऐसे है। बेटा इस ऐसे में हमें ये बताया गया है कि आसार कदीमा के लिहाज से, आर्कियोलॉजिकली आसार कदीमा के लिहाज से पाकिस्तान में कौन कौन से ख़जाने मौजूद हैं। इसमें ख़ास तौर पे 3 बड़े शहरों का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। कौन कौन से शहर? टेक्सला, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। और बताया गया है कि इन 3 इलाकों की तारीखी अहमियत क्या है, आसार कदीमा के लिहाज से इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो हमारा थीम कल्चरल हेरिटेज है ये उसको डिस्कस कर रहा है। हमारा अगला लेसन जो है वो एक ऐसे है, द रेनेसांस। रेनेसांस बेटा रीबर्थ को कहा जाता है। इस लेसन में 14वीं सदी से 17वीं सदी के दौरान यूरोप ने जो तरक्की की उस तरक्की को रिपोर्ट किया गया है। हमें यह बताया गया है कि रीबर्थ हुई, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में यूरोप के लोगों ने नए सिरे से काम करना शुरू किया। फ़नून लतीफ़ा में भी, सकाफत में भी, मईशत में भी, सियासत में भी उन्होंने नए सिरे से असर नौ काम करना शुरू किया। एंजेलो कैलेंड्रा का ये लेसन है, ये ऐसे है जो हमारे कोर्स में शामिल किया गया है। यूनिट 6 का आखिरी लेसन, इट इज अ पोएम, वंस अपॉन अ टाइम। गैब्रिएल ओकारा, नाइजेरियन पोएट, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। वंस अपॉन अ टाइम में बेटा कंपैरिजन है,
प्रेजेंट का और पास्ट का। गैब्रिएल ओकारा बताते हैं कि पुराने ज़माने में लोग अक़दार को, वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, लेकिन नए दौर में वैल्यूज़ और अक़दार को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही। लिहाजा वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें इस दौर में भी अच्छी वैल्यूज़, अच्छी अक़दार को अपनाना चाहिए। तो बेटा ये पोएम जो है ये पास्ट और प्रेजेंट का एक कंपैरिजन है और हमारे थीम के ऐन मुताबिक है, जो कि इस यूनिट का थीम है। द लास्ट वन, यूनिट नंबर 7, द लास्ट वन, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। बेटा इस यूनिट में 2 टेल्स शामिल की गई हैं शेक्सपियर की। बेटा ओरिजिनली ये टेल्स नहीं हैं, ओरिजिनली दीज आर प्लेज फ्रॉम विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विलियम शेक्सपियर। और शेक्सपियर के 2 बहुत ज़्यादा मशहूर ड्रामे हमारे कोर्स में शामिल हैं, द मर्चेंट ऑफ वीनस एंड देन किंग लियर। बेटा ये प्लेस की फॉर्म नहीं है, आई एम टेलिंग यू अगेन, दीज आर नॉट इन द प्ले फॉर्म, ये टेल्स की फॉर्म में है। इसका जॉनरा हम कहेंगे ये टेल है। ओरिजिनली दे आर प्लेस बट दे हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम प्लेस टू टेल्स। और किसने कन्वर्ट किया? मैरी लैम्ब एंड चार्ल्स लैम्ब। बेटा ये दोनों बहन भाई थे। 19th सेंचुरी के शुरू में, 18th सेंचुरी में के एंड पे इन दोनों ने ये फैसला किया कि ये जो शेक्सपियर के प्लेस हैं गो के बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन छोटे बच्चे मुश्किल होने की वजह से इनको आसानी से समझ नहीं पाते। लिहाजा इन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को टेल्स में जो है वो तकसीम करने का या उसमें तब्दील करने का फ़ैसला किया। मैरी लैम्ब जो बहन थी उसने शेक्सपियर की जो कॉमेडीज थी उनको जो है वो टेल्स में तब्दील किया, और चार्ल्स लैम्ब जो था उसने जो ट्रेजेडीज थी उनको तब्दील किया। यहाँ पे हम देखते हैं द मर्चेंट ऑफ वीनस, ये कॉमेडी है जो कि टेल की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, और किंग लियर इट इज़ अ ट्रेजेडी दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन द टेल फॉर्म। तो बेटा ये 2 टेल्स हैं जो हमारे कोर्स में शामिल की गई हैं। तो बेटा ये सारे का सारा जो है मैंने आपको, हम मेरे लेक्चर के पहले हिस्से में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे बुक की कंपोजिशन को। तो ये बेटा बुक की कंपोजिशन है। अब हम दूसरे हिस्से में पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं, साथ में आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का बताऊंगा। जी बेटा आपका इंग्लिश का पेपर हमने बोर्ड पे सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं पेपर के लगाए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 2, पेपर पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। पेपर पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। बेटा फर्स्ट पार्ट के पेपर की तरह आपके पार्ट 2 में भी पेपर के 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इन तीनों सेक्शंस में क्या है। सेक्शन ए, टोटल मार्क्स 20। This section consists of question number 1 with 20 compulsory multiple choice questions MCQs of 1 mark each। बेटा 20 नंबर का आपका MCQs का क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इन 20 नंबरों की डिवीजन क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। बेटा टेक्स्ट बुक में से 10 मार्क्स, 10 marks from your textbook and then 10 marks from your grammar। पहले टेक्स्ट बुक के जो 10 मार्क्स हैं ज़रा उनकी डिवीजन पे बात कर लें कि ये टेक्स्ट बुक के जो 10 मार्क्स के MCQs हैं वो कहाँ से हमें दिए जाएंगे। बेटा लेसन्स, 6 टेस्ट आइटम्स। लेसन से हमारी क्या मुराद है? लेसन से हमारी मुराद जो हमने अभी टेल्स पढ़ी हैं या जो हमने अभी पोएम्स पढ़ी हैं उनसे हट के जितने भी हमारे बाकी असबाक हैं उनको आप लेसन लेंगे। तो उनमें से 6 टेस्ट आइटम, ये हम इसको प्रोज कह सकते हैं कि ये प्रोज में से 6 टेस्ट आइटम्स हैं। पोएम्स जो हमारे कोर्स में शामिल की गई हैं उसमें से एक MCQ या 1 टेस्ट आइटम जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, 1 टेस्ट आइटम। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच, 1 टेस्ट आइटम। बेटा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन आपके कोर्स में, सेकेंड ईयर के कोर्स में बहुत डिटेल के साथ इनको डिस्कस किया गया है। तो 1 नंबर जो हमारा है वो फिगर्स ऑफ स्पीच में से आता है। फिर जो टेल्स, जो मैंने आपको शेक्सपियर की टेल्स बताए हैं अभी,
उन टेल्स में से 2 टेस्ट आइटम्स, 2 मार्क्स आपके उन टेल्स में से होंगे। इस तरह बेटा 6, 1, 1 एंड 2 10 मार्क्स आपके जो हैं वो टेक्स्ट बुक में से आएंगे। MCQs की बात कर रहा हूं। देन ग्रामर, 10 मार्क्स की ग्रामर होगी। ग्रामर में क्या कुछ शामिल है बेटा? नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवीजन। आप पार्ट 1 में पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं, अगेन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। फिर फ्रेजेस, क्लॉजेस, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स, जेरेंड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, लेकिन इन पे खास तौर पे एम्फसाइज किया गया है सेकंड पार्ट में। इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरेंड पे खास तौर पे बात की जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मैनर के लिहाज से भी, जैसे कि डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव वगैरह। मैनर के हिसाब से, मैनर के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो भी हमारे कोर्स में शामिल हैं, और फिर स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सेंटेंसेस की टाइप्स हैं वो भी हमारे कोर्स में शामिल है। सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स। फिर बेटा कॉम्प्लीमेंट्स शामिल है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। देन इंटेसिडेंट्स की बात होगी, यानी कि प्रोनाउन का नाउन से रिलेशनशिप जो है वो यहां पे डिस्कस किया जाएगा हमारे कोर्स में। देन काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस पे बात होगी। एंड देन वी हैव वॉइसेस एंड नरेशन, वॉइसेस एंड नरेशन। तो बेटा ये हमारे MCQs हैं, 20 MCQs, 10 MCQs फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड 10 फ्रॉम योर ग्रामर पोर्शन। इट वाज योर सेक्शन A, 20 marks, 20 MCQs. Now we come to section B. Total marks 40. This section consists of 2 compulsory questions of varied distribution of marks. Section B में बेटा 2 questions शामिल किए गए हैं। Total 40 marks का ये section है आपका। 2 questions हैं। हम देखते हैं कि ये 2 questions किस तरह से इनमें नंबरों की तकसीम की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, 28 मार्क्स। हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सेक्शन ए में था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बी सेक्शन का हमारा पहला क्वेश्चन। 28 मार्क्स। ये बेटा क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट्स में मुश्तमिल है। एक हिस्से में जो हमारी प्रोज के लेसन्स हैं उसमें से क्वेश्चंस होंगे, और दूसरे हिस्से में जो हमारी पोएट्री की फॉर्म है उसमें से क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 28 मार्क्स, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं अपने प्रोज सेक्शन में से। 5 सवालात के आपने जवाब देने हैं 6 में से। हर सवाल जो है वो आपका 4 नंबरों का होगा। बेटा ये बिल्कुल उनकी लेंथ वैसी ही है जैसे आपने पार्ट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस में किए थे। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएट्री एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा? आपको पोएट्री में से 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। बेटा आपके सेकंड पार्ट और पार्ट 1 की पोएट्री में क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं। आपको पार्ट 1 में लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता था 6 नंबरों का, जो आपने अटेम्प्ट करना होता था 60 to 70 वर्ड्स का। लेकिन आपकी सेकंड पार्ट की जो पोएट्री है उसमें पोएट्री शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसे कि प्रोज में होते हैं। आपको यहां पे 40 to 50 वर्ड्स में अपने उन 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ये बिल्कुल आंसर्स की लेंथ वैसी ही होगी जैसे कि हमारे दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस की होती है। सो पोएट्रीज क्वेश्चन इन पार्ट 2 इज डिफरेंट फ्रॉम योर पार्ट 1। क्वेश्चन 3 क्या है? सेम सेक्शन बी की अभी हम बात कर रहे हैं। 28 मार्क्स हमने डिस्कस कर लिए 40 में से। 12 मार्क्स हमारे रहते हैं। ये कौन से मार्क्स हैं? 12 मार्क्स बेटा शेक्सपियर की टेल्स में से, शेक्सपियर की टेल्स में से हमारे 12 मार्क्स आएंगे। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन फ्रॉम द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच। बेटा ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे पार्ट 1 में आपने डेमन एंड पाइथियस प्ले में लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे टेल्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये बेटा आपको
3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 6 मार्क के, 60 to 70 वर्ड्स इनकी लेंथ होती है। जो भी हमारे कोर्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें वर्ड्स की जो लिमिट है दैट इज 60 to 70 वर्ड्स। So these 12 marks here concludes our our section B, that is of 40 marks, 28 from prose and poetry and 12 from tales. Now the last section, section C. This section contains 4 questions of varied distribution of marks. बेटा 4 क्वेश्चन इस सेक्शन में शामिल हैं और ये सारे के सारे नए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो कि आपने पार्ट 1 में नहीं किए, ये सारे नए क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर डिफिकल्ट वंस। यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू दीज क्वेश्चंस। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, candidates are asked to write a report on an unseen topic with the help of given topics. बेटा आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, आपने इससे पहले रिपोर्ट कभी नहीं लिखी होगी, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ यू, इट इज अ न्यू थिंग फॉर यू। आपने एक रिपोर्ट लिखनी है 8 मार्क्स की, आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपने उन पॉइंट्स को बेस बना के एक रिपोर्ट लिखनी होती है। जैसे कि आपको रिपोर्ट दे दी जाए, राइट अ रिपोर्ट on the lack of facilities in the government hospitals। आपको कहा जाए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है फैसिलिटीज की कमी है, उन पे आप रिपोर्ट लिखें, तो आप रिपोर्ट लिखेंगे 8 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या है, कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू रीराइट एन अनसीन पैसेज आफ्टर रिमूविंग 6 ग्रामेटिकल एरर्स। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में ग्रामर की 6 मिस्टेक्स होंगी, आपने उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट करना है और पैराग्राफ को दोबारा लिखना है वो गलतियां दुरुस्त करके। 6 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन है, 6 गलतियां दी जाती हैं, आपने 6 को दुरुस्त करना होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 का ये पार्ट ए है। क्वेश्चन 5 का पार्ट बी, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज एनी 4 ऑफ द 6 इडियम इन सेंटेंसेस। क्या करना है बेटा, आपको 6 इडियम्स दिए जाएंगे, आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, सिंपली 4 ऑफ देम, 4 मार्क्स का। तो हमारा क्वेश्चन 5 10 मार्क्स का है। पहले हिस्से में 6 मार्क्स के हमने करेक्शन ऑफ एरर्स करने हैं और दूसरे हिस्से में हमने 4 नंबरों के इडियम्स बनाने हैं। Question number 6. In this question, candidates are required to answer questions from a given paragraph. They also make a précis of the paragraph. बेटा एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, पैराग्राफ के एंड पे क्वेश्चन होंगे, आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, कंप्रीहेंशन पे बेस करता है ये क्वेश्चन, हाउ मच यू अंडरस्टैंड दैट पैसेज। आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा और नीचे दिए गए सवालात के आपने जवाब देने हैं। फिर आपको प्रेसी बनाने का भी कहा जाता है, आपने प्रिसाइज करना है उस पैराग्राफ को, उसकी तलखीस करनी है, उसको 1/3 करना है, उसको मुख्तसर करना है आपने। तो बेटा प्रेसी, फिर क्वेश्चंस के आंसर और फिर हमने उस पैसेज का खुद से टाइटल भी देना होता है। इट इज 10 मार्क्स क्वेश्चन। एंड फाइनली the question you are doing for many years, candidates are asked to write an essay of about 250 to 300 words on the given outlines. They have to attempt 1 out of 2 topics. बेटा आपने एक मजमून लिखना है, आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, दोनों टॉपिक्स की आपको आउटलाइन दी जाती है, आपने एक ऐसे डेवलप करना होगा 12 मार्क्स का। बेटा ये आपका ऐसे है। तो इस तरह बेटा ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। ये हमारे आज के लेक्चर का दूसरा हिस्सा था। पहले हिस्से में हमने बुक की जो कंपोजिशन है उस पे बात की और दूसरे हिस्से में हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।